वेस्ट बंगाल की तथा आदरणीय गुरुदेव जी श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी, स्वामी विवेकानंद जी, नेताजी सुभाष चंद्र जी की पवित्र भूमि कोलकाता को नमन करते हुए आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। खास करके हमारे जो सहयोगी इस कार्यक्रम में आए हैं, इनके अलावा हमारे मीडिया के जितने भाई बहन हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ कहलाता है और मीडिया अगर सजग है तो देश की कभी कोई हानि हो नहीं सकती है, कभी कोई दिक्कत आ नहीं सकती। हालांकि थोड़ा सा पिछले कुछ समय से पता नहीं क्या कारण है, हमारे मीडिया के भाई कहीं कहीं कुछ एक अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा सा भटक रहे हैं, वो थोड़ा सा दिक्कत है हमें, लेकिन कोई बात नहीं। जो आए हैं वो डेडिकेटेड हैं, डेफिनेट कॉज के लिए आए हैं, तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम हमारा वैसे हमने किसानों के सपोर्ट में रखा है। आपको सबको पता है, पूरे देश को पता है, देश को ही नहीं बल्कि दुनिया को पता है कि भारतवर्ष में किसानों की आज क्या हालत हो रही है, किस हालत में किसान खड़े हैं। तो हम उनको समर्थन करने के लिए दिल्ली में हम के कार्यक्रम में हर रोज 5-6 घंटे कम से कम हाजिर होते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि देश भर से 140 करोड़ लोगों का किसानों को समर्थन मिल रहा है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम वेस्ट बंगाल की पवित्र भूमि पर किसानों के समर्थन के लिए आए हैं। आप सबसे निवेदन करने आए हैं कि हम सबको किसानों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि किसान बचेगा तभी देश बचेगा। मैं आगे इससे पहले कुछ कहूं, थोड़ा सा आजादी से पहले और आजादी के बाद वाले भारत के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। आजादी से पहले वाले भारत में एक सच्चाई थी, प्यार मोहब्बत थी, भाईचारा था, संस्कार थे, हमारे बहुत अच्छे संस्कार थे, एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना थी, समर्पण की भावना थी। लेकिन आजादी के बाद वाले भारत से ये सब बातें गायब नजर आ रही हैं। ये दुखद है, ये दुखद है। क्या आप जानते हैं कि इसका एकमात्र कारण क्या है? जहां तक मैं समझता हूं, हमारी नकारात्मक राजनीति इसका एकमात्र कारण है। पिछले 73 साल से दुर्भाग्य है कि इस देश को एक जवाबदेह, एक डेडिकेटेड ऐसी कोई सरकार नहीं मिली है। ये हमारा दुर्भाग्य रहा है। उम्मीद करता हूं आज इस पवित्र भूमि से हम जो भी कमिटमेंट लेकर चलेंगे, शायद वो भारतवर्ष के लिए, केवल बंगाल के लिए नहीं, वेस्ट बंगाल के लिए नहीं, भारतवर्ष के लिए शायद एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मैं समझता हूं। आज जनता के प्रति सरकारों की कोई जवाबदेही नहीं है। देश को बांटा जा रहा है, जाति में, धर्म में, अमीरी और गरीबी में देश को बांटा जा रहा है, धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है। और जो राजनीतिज्ञ हैं वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो दुकानें चला रहे हैं, व्यापार चला रहे हैं, राजनीति की आड़ में अपना व्यापार चला रहे हैं। जिस चीज के लिए वो वहां गए हैं उस काम को नहीं कर रहे हैं। देखिए, अभी तक तो वैसे लोग चुन के भेजते थे, ऐसा हम लोग सब देखते थे, सुनते थे, मगर अब दुर्भाग्य की बात है कि पिछले कुछ दिन से सच में ईवीएम मशीन की जो इंट्रोडक्शन हुई है, सारा काम, सारा चुनाव उसी के ऊपर निर्भर हो गया। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य और हो नहीं सकता है। यानी भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है, राजनीति वाले लगातार उसके अंदर चूर हैं, वो देश की जनता के दुख सुख के बारे में कभी कुछ नहीं सोचते हैं। मतदाताओं को एक किस्म से नकार दिया गया है। पहले जो मतदाता चुन के भेजते थे तो उनको थोड़ा सा भय होता था कि चुनी हुई सरकार है, अगर हम अच्छे काम नहीं करेंगे तो डेफिनेट है जनता हमको दोबारा नहीं भेजेगी यहाँ पर। आज वो भय मुक्त हो गए बिल्कुल ईवीएम की वजह से। वो बटन दबाते हैं और वहां से वोट निकलती हैं। तो बटन के माध्यम से सरकार अगर रहेगी तो आगे आगे देश का और बुराई होगा। यानी आज प्रजातंत्र को अथवा हमारे संविधान को खत्म करने की गहरी साजिश रची जा रही है। लेकिन बहुत हो चुका है, अब और नहीं, अब हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे देश की जनता को इसे रोकना होगा।
सब देशवासियों को, हमको 140 करोड़ लोगों को मिलकर इसे रोकना होगा। ये बेहद गंभीर समस्या है और हमें इसका समाधान तुरंत करना होगा। इसका समाधान होगा केवल स्वच्छ राजनीति के माध्यम से, केवल स्वच्छ राजनीति के माध्यम से। यानी वर्तमान में जो सरकारें हैं वो स्वच्छ भारत की बात तो करते हैं, मगर उनका ये मानना है या उनका ये समझना है कि हम गलियों में और सड़कों में झाड़ू लगाएंगे और भारत स्वच्छ हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। जब तक हम राजनीति में झाड़ू नहीं लगाएंगे तो भारत स्वच्छ नहीं होगा। हमें अगर भारत को स्वच्छ करना है, इस पवित्र भूमि को, भारत माता को सचमुच हमें बचाना है, इसकी रक्षा करनी है, तो हमें राजनीति में झाड़ू लगाना होगा। पूरे देशवासियों को ये कमिटमेंट लेना होगा कि हम राजनीति में झाड़ू लगाएंगे तभी स्वच्छ होगा। यानी इसी काम को करने के लिए, एक स्वच्छ राजनीति को स्थापित करने के लिए ही आपकी अपनी फौजी जनता पार्टी का जन्म हुआ है। फौजी जनता पार्टी का मतलब है फौजी और देश की जनता। फौजियों ने लीड लिया। देखिए फौजी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देश में लीड लेने लायक और लोग, पूरे 140 करोड़ लोग में एक से एक जज्बे वाले हैं, लेकिन क्योंकि सेना का एक रोल अलग किस्म का होता है, हम लोग वहां पर देश की रक्षा करते हैं सरहदों पे, तो थोड़ा वहां का जज्बा अलग होता है। तो हम लोगों ने सोचा है जब हम देश की सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं तो संसद को संभालने में क्या दिक्कत है। इसी कमिटमेंट से हम लोगों ने इस पार्टी का गठन किया है और समझता हूं कि हम आपके सहयोग से इसमें कामयाब होंगे। देश हमारा पूरी तरह से निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है। निजीकरण बहुत दुर्भाग्य की बात है। 73 साल में जो कुछ इस देश में बनाया गया था, मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी सरकार को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने काम खराब किया, लेकिन जो भी है फिर भी देश में बहुत कुछ बना है। भ्रष्टाचार भी हुए हैं लेकिन बहुत कुछ बना है। वर्तमान सरकार का 6.5 साल का मुझे आज तक कोई चीज ऐसी नजर नहीं आई कि इन्होंने ये एक चीज बनाई है। केवल इन्होंने बेचा है। निजीकरण क्यों? कुछ चंद उद्योग घरानों को फायदा देने के लिए। ये बहुत दुखद है। मुझे कोई झिझक नहीं है उनका नाम लेने में। 3 उद्योग घराने देश में हैं, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, गौतम अडानी। ये तीनों उद्योग घरानों को फायदा देने के लिए ये सरकार, जब इन्होंने शपथ ली थी, कितनी दुख की बात है, प्रधानमंत्री महोदय ने जियो का लॉन्च किया था, उसमें ये ब्रांड एम्बेसडर का काम किया इन्होंने। आप सबने फोटो देखी होगी इनको। ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है किसी प्राइवेट फंक्शन में जाके वहां फोटो खिंचवाना। और देश की जो हमारे टेलीकॉम महकमे उनकी क्या हालत हो रही है, वो डूबते जा रहे हैं, ये डूबते जा रहे हैं और ये प्राइवेटों को उठाने लगे। तो ये देश को किस तरफ ले जा रहे हैं मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, कुछ कह नहीं पा रहा हूं। ये सब आप सब तो मीडिया के भाई अच्छी तरह जानते हैं। अब दूसरी बात आप देखिए, यानी वर्तमान एक और गंभीर संकट, इन्होंने जो हमारा मॉनसून सत्र था, उस टाइम भी कोरोना था, काफी केसेस थे, उस सत्र को बंद नहीं किया। वो सत्र आया क्योंकि उस सत्र के दौरान रात के अंधेरे में कोरोना की छाया में 3 काले कानून कृषि के लिए इनको लाने थे। बिना किसी की सहमति, बिना किसी से चर्चा किए, बिना किसी से बात किए, जिनको देने थे या जिसको वो इफेक्ट हो रहे थे उनसे कोई चर्चा नहीं की और रात के अंधेरे में ये कानून लेके आए। मुझे नहीं लगता कोई ऐसी इमरजेंसी थी, कोई देश की सीमाओं के ऊपर कोई हमला नहीं हो रहा था जो रातों रात फैसला लेना पड़ा। ये कृषि कानून अगर इतने अच्छे थे तो ये बाद में भी आ सकते थे, अगर अच्छे थे तो नहीं पूछा गया। जब कानून आ गए और किसानों ने विरोध किया, 2 महीने तक किसान पंजाब और हरियाणा में सड़कों पर बैठे रहे। सरकारों को नजर नहीं आया, सरकारों को उनकी आवाजें सुनाई नहीं दी। तो इन्होंने सोचा किसानों ने, क्योंकि फासला ज्यादा है, पंजाब और हरियाणा से दिल्ली का फासला ज्यादा है, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है या रोशनी कमजोर होगी सरकार की, दिख नहीं रहा है। उन्होंने सोचा वो कोई उग्रवाद फैलाने नहीं आए हैं किसान। किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया था, उग्रवाद फैलाने नहीं, अपनी आवाज केवल सरकार तक सुनाने के लिए वहां से निकले हैं। दुख की बात है, रास्ते में एक हरियाणा की सरकार आती है, श्रीमान खट्टर साहब, उन्होंने सड़कें खुदवा दी, गड्ढे खुदवा दिए सड़क में, पानी की बौछारें छोड़ी इनके ऊपर, आंसू गैस छोड़ी गई। ठंड के मौसम में बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे उसमें। शर्म आनी थी। क्या वो हमारे दुश्मन है? वो दुश्मन है क्या? बहुत। और अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो गड्ढे खोदे थे
वो गड्ढे इनकी कब्र बनेंगे, ये छोटी मानसिकता वाली सरकार की कब्र बनेगी वो, क्योंकि किसान को छेड़ा है इन्होंने क्या सोचा है कि हम सब कुछ बेचते जा रहे 6.5 से, कोई कुछ बोलता ही नहीं है, तो ये शेर की तरह सीना तान करके बेचते रहे। आखिर में इनकी अचानक जमींदार की, किसान की जमीन के ऊपर गई कि जमीन को बेचते हैं यार, ताकि कुछ बचेगा ही नहीं, और ये अंडर एस्टिमेट कर गई किसानों की बात को, किसानों के इस वर्ग को इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया। इनको नहीं पता था कि इनकी ताकत क्या है। देखिए किसान हमारा बहुत सीधा है, बहुत सीधा है, भोला वाला है, मगर वो मूर्ख नहीं है। सरकारों ने सोचा जैसे बाकी जनता कोई कुछ नहीं बोला, यार ये भी क्या बोलेंगे, ये तो अनपढ़ आदमी है। नहीं, वो अनपढ़ नहीं है, पहले जरूर कम पढ़े लिखे होते थे, आजकल सारे किसान तकरीबन पढ़े लिखे हैं। क्यों? इन सरकार की वजह से। इन सरकार ने, ये वर्तमान सरकार ने बोला था 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कहां गई वो नौकरियां? देने की बजाय छीनी गई नौकरियां, नौकरियां खत्म हुई हैं, ये भूल गए देने का वादा, नौकरियां छीनी है। तो जो किसानों के बच्चे थे उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, हमारे माँ बाप खेती करते आए हैं, वो अपने तरीके से कर रहे थे, हम आधुनिक तरीकों से करेंगे, पढ़े लिखे बच्चे हैं। तो आज किसान पढ़े लिखे हैं, मगर सरकारों ने सोचा वो पहले की तरह अनपढ़ होंगे, तो वो सब समझते हैं, किसी कानूनों का मीनिंग उनको आता है, लेकिन सरकार समझती है कि ये लोग पढ़े लिखे, बाकी सब अनपढ़ हैं। और उसी कोशिश में जब वो यहाँ पहुंचे, वो सब बाधाओं को पार करते हुए दिल्ली पहुंच गए। जब दिल्ली बॉर्डर तक आए तो सरकार ने उनको आगे नहीं आने दिया, उनको बॉर्डर पर रोक दिया। उन्होंने बॉर्डर पर ही अपना निर्णय जमा लिया। अब आज कई हमारे दुख की बात है, कुछ मीडिया भाइयों ने कहा है कि ये रास्ता रोक के बैठे हैं, ये सरहदों पर बैठे हैं रास्ता रोक के। नहीं, मैं उनको बताना चाहूंगा, आप अपने अंदर झांकिए, वो किसी का रास्ता रोक के नहीं बैठे हैं, सरकार ने बिठाया उनको मजबूर किया गया है। वो कोई, देखिए आप देखिए 48 दिन हो गए आज, 48 दिन में आपको एक भी कोई केस ऐसा सुना हो कि किसानों ने किसी के साथ बदतमीजी की, झगड़ा किया? कुछ भी नहीं है, शांति से बैठे हैं। और इतनी कड़ाके की ठंड है, लगातार बारिशें हो रही हैं, हम 7-7, 8-8, हमारी पूरी टीम, हमारी विजिट भी पूरी टीम हमारी 8-8 घंटे हम उनके साथ बैठते हैं, किसानों के साथ। वो नजारा जो हमने देखा है, आप सब मीडिया में तो देखते हैं, खबरों में आप देखते हैं, हमने तो आंखों से देखा है, उनके तंबू में खड़े होकर देखा है, ऊपर से पानी गिर रहा है, रजाई भीग रही है, गद्दे भीग रहे हैं, फिर भी किसान डटा है, हौसले नहीं छोड़े उन्होंने, हौसले नहीं छोड़े, तकलीफें झेली हैं। जहां खाना बन रहा है वो पानी गिरने लगा, तंबू लगाया, तंबू गीला हो गया, पानी गिरा, उन्होंने फिर वाटर प्रूफ तंबू लगाए। और अब धीरे धीरे जब सरकार के साथ 8 मीटिंगें हो चुकी थी और तारीख पर तारीख केवल मिल रही है, उनको कोई फैसला नहीं मिला, तारीख पर तारीख। मुझे नहीं समझ में आ रहा है सरकार में बुद्धि या समझ कहां चली गई इनकी। सरकार तो देखिए, सरकार जो भी होती है यही समझा जाता है हमारे प्रांत में या देश में सबसे ज्यादा काबिल है जो वहां बैठे हैं, प्रशासन को चला रहे हैं, वो हम सबका ध्यान रख रहे हैं, ऐसा समझा जाता है। लेकिन ये वर्तमान जो नेतृत्व हमें मिला है ये बिल्कुल नकारात्मक है, इसको देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है, केवल 3 उद्योग घरानों का हित इनको देखना है और उसी में लगे हैं। पूरा देश इकट्ठा खड़ा है और इनको कह रहे हैं ये नकली किसान है, नकली किसान है। मैंने यहां तक कहा है, मैंने कई बार अपने इंटरव्यू में कहा है कि सरकार को मेरा निवेदन है, साथ साथ चुनौती भी है, अगर आप कह रहे हैं कि ये नकली किसान बैठे हैं बॉर्डर के ऊपर, असली किसान कानूनों के हक में है, ऐसे इन्होंने कहा है। वो कहते हैं ये बहकाए हुए हैं, बहकाए हुए नहीं है, वो किसी राजनीति, देखिए मैं 8 घंटे रहता हूं मगर मुझे भी कभी उन्होंने स्टेज साझा नहीं करने दिया आज तक, जबकि हमारे प्रेम है, मैं भी किसान हूं। देखिए जवान और किसान चाह के भी अलग नहीं हो सकते हैं, किसान का ही बेटा है जवान, जो सेना में है वो किसान के बेटे हैं, गरीब के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं। किसी उद्योग घराने का बेटा आपको नहीं मिलेगा सेना में, या किसी पॉलिटिशियन का बेटा वहां नहीं मिलेगा, तो हमारे बच्चे हैं, सुरक्षा बलों में भी हमारे बच्चे हैं। तो इन्होंने इतनी गंदी हरकत की है, यानी बाप और बेटे को लड़ा दिया है, सामने बेटे खड़े हैं, इस तरफ बाप खड़ा है, बाप और बेटे को लड़ा दिया, गृह युद्ध शुरू कर दिया। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। सरकार नहीं होती है इस काम करने के लिए, सरकार इन कामों के लिए नहीं होती है। सरकार को किसी भी गलत चीज को कोई अगर गलती से हो रही है तो उसको बचाने के लिए होती है, उसकी सुरक्षा के लिए होती है। लेकिन
इस सरकार ने ऐसा नहीं किया है। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। मैं एक दुख की बात एक और है, वही पार्टी, वही दल जो ये दर्द दे रहा है किसानों को, वो जो दर्द बहुत मतलब रोना आ जाता है। आप उनकी 95, 96, 97 साल के बुजुर्ग मां बैठे हैं और वो ऐसे हैं जो सैनिक रहे, मेरे सैनिक रहे। कोई 50 साल में रिटायर हो गया, कोई 60 में हो गया, कोई 58 में हो गया। आज वो वहां डटे हैं और उन्होंने साफ कह दिया है, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, साफ कह दिया है। और सरकार डटी है कि हम बिल वापस नहीं लेंगे, सुझाव पर सुझाव दे रहे हैं उन्होंने। और ये किसान कुछ लेने नहीं आए हैं, मांगने नहीं आए हैं, ये देने आए हैं, ये सरकार को देने आए हैं। सरकार ने ये कहा है, ये जो 3 काले कानून हैं, ये कहा है कि ये तोहफा दिया हमने किसानों को, तोहफा। और किसान कह रहे हैं मुझे तोहफा नहीं चाहिए, आप अपना वापस ले लीजिए। वो केवल तोहफा वापस करने आए, मांगने नहीं आए। लेकिन सरकार अड़ी है जिद पर। तो इसका एक ही कारण है, इनका काला मुंह होता दिखाई दे रहा है इनको उद्योग घरानों की तरफ से, क्योंकि इन्होंने कमिटमेंट करके रखा है, आप दौलत हमारे ऊपर लुटाइए, हम भारतवर्ष को आपके हवाले कर देंगे। मगर नहीं, 140 करोड़ लोगों का देश ऐसे नहीं होने देगा। भारत की जनता ऐसा नहीं होने देगी। नेताजी सुभाष चंद्र की भूमि से हम इस मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं। नेताजी का चरित्र किसी से छिपा नहीं है, किसी से छिपा नहीं है। और नेताजी अगर रहे होते कहीं भी, वो कैसे कैसे रहे उस विषय में मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन अगर उन्होंने सरकार का नेतृत्व किया था तो आज देश पता नहीं कहां होता। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात है। यही कारण है जो किसानों की नहीं सुन रहे हैं, उसका कारण यही है, क्योंकि इस सरकार को किसानों से क्या लेना है? उद्योग घरानों से लेना है दौलत। पहले भी लिया, आगे भी मिलेगी। किसान कुछ देने के लिए किसान के पास है नहीं। लेकिन मैं साथ साथ प्रधानमंत्री महोदय का एक धन्यवाद भी करना चाहूंगा। ये 3 काले कानून लाके उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। क्या काम किया है? देश को संगठित कर दिया। अगर ये कानून नहीं लाए होते, अब तक ये देश जो बचा था शायद वो भी गिर गया होता। इन्होंने किसानों को इकट्ठा कर दिया। किसान हमारा कभी इकट्ठा नहीं होता, कभी संगठित नहीं होता था। अब किसान संगठित हो गए और किसानों के साथ 140 करोड़ लोग संगठित हो गए। ये कह रहे हैं कि वहां बहकाए हुए बैठे हैं, नकली किसान हैं। मैंने इनको ये चैलेंज किया है, आपके पास जो असली किसान है सरकार, आप उन असली किसानों को बॉर्डर पे भेजिए, सरहद पर भेजिए, हम गिनती करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर गिनती इनकी ज्यादा होगी तो जो आज किसान बैठे हैं मैं उनके पैर पकड़ लूंगा, हाथ जोड़ूंगा, मैं उनको उठा दूंगा वहां से। मैं पूरे देश के सामने आपके माध्यम से ये अपना कमिटमेंट करता हूं। ये वक्तव्य मैं और समाज में कह रहा हूं। अगर सरकार के पास असली किसान है जो खरीद के जिनको पेश कर रहे हैं कि हमें ये कानून मंजूर है, बार बार स्टेटमेंट चला रहे हैं, ये अच्छे कानून हैं, किसान की भलाई के लिए हैं, तो उनको लाइए, इनकी बराबर में बिठा दीजिए। अगर वो अच्छे हैं, उनकी गिनती ज्यादा है, मैं अपने जो आज किसान भाई बैठे हैं, मैं किसी भी तरह से विनती करके मैं उनको उठा दूंगा, ये विश्वास कराता हूं। लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा। मेरी बातें वहां तक पहुंच गई हैं, मगर कोई अभी तक नहीं आया। कहां है वो? छिपा के क्यों रखे? ये तो पूरा बैठा हुआ है ना चारों तरफ। आप देखिए 15-20 किलोमीटर का एरिया है, एक तरफ बॉर्डर से शुरू होकर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर तक ट्रैक्टर्स की लाइन है। पूरी जनता वहां, लाखों लोग बैठे हैं, लाखों ट्रैक्टर हैं। और अभी किसानों ने ये साफ कर दिया है कि हम रिपब्लिक डे परेड में ट्रैक्टर रैली करेंगे। लेकिन ये सरकार उसके ऊपर भी ओछी राजनीति कर रही है। अगर रैली पर स्टे लगाया है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य मैं समझता हूं, क्योंकि वो किसान दुश्मन नहीं है, वो देशद्रोही नहीं है। वो हमारी गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने आ रहे थे। हमारे बाकी इक्विपमेंट भी आते हैं। मैं आपकी भारतीय सेना का सिपाही रहा हूं, मुझे मालूम है, हम लोग हिस्सा लेते रहे हैं। जब हम आ रहे हैं तो किसान क्यों नहीं? वो अपने ट्रैक्टर की रैली से शोभा बढ़ाना चाह रहे हैं, शोभा बढ़ाना चाह रहे परेड की। तो ये चीज अगर माननीय न्यायालय ने किया है तो मुझे इससे दुख हुआ है, मुझे दुख, क्योंकि मुझे भी ऐसा नहीं लगा। मुझे पूरा गर्व है, माननीय न्यायालय पर गर्व है। अगर ये देश टिका है तो इसलिए टिका है कि शायद कोई भी अत्याचार सरकार करेगी तो हमारे माननीय न्यायालय उसको जरूर सवाल खड़े करेंगे। हालांकि ये बात जरूर है कि इस घटना में माननीय न्यायालय की तरफ से देरी बहुत हो रही है, काफी देरी हो रही है। और अभी स्टे किया है, मैं समझता हूं अगर माननीय न्यायालय तीनों काले कानूनों को रद्द कर देते तो शायद ये बहुत अच्छा होता। 48 दिन से जो किसान वहां बैठे हैं, 80 के करीब किसान
जान गंवा चुके हैं, जान गंवा चुके हैं। और कितनी पीड़ा है, प्रधानमंत्री महोदय ने एक शब्द भी आज तक उन किसानों के लिए नहीं कहा है। 75-80 जान गंवा चुके हैं, एक शब्द नहीं कहा आज तक। क्या उनका परिवार बर्बाद नहीं हुआ है? इनके घर वालों से कोई बात नहीं करनी चाहिए थी? नहीं की है। प्रधानमंत्री महोदय हर जगह फेल हो रहे हैं, किसानों की तरफ से और देश की जनता की तरफ से हर जगह फेल हो रहे हैं। ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए, इंडोनेशिया में भी एक प्लेन क्रैश हुआ था, 62 हमारे यात्रियों की जान गई है। दुखद है, बहुत दुखद, हम सबको दुख है। उसके लिए प्रधानमंत्री महोदय ने कंडोलेंस मैसेज तुरंत भेजा भी चाहिए था, जरूर भेजा है। लेकिन अपनी धरती पर किसान मर गए हैं, उनकी याद नहीं आई है, उनकी आज तक याद नहीं आई है। वो किसान अपने आप नहीं मरा है, अपनी कुदरती मौत नहीं मरा है, वो इनकी लापरवाही से मरा है। मैं अगर ये कहूं कि वो सरकार की लापरवाही की वजह से उनकी मौत हुई है, ये मर्डर हुए हैं, गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। सरकार लापरवाही करने के लिए नहीं होती है, लापरवाही। अब देखिए, बार बार सरकार क्या करी, मान लिया जाए कोई इन्होंने हल्फनामा दिया है कि ये आज अचानक नहीं बनाए हमने बिल, ये बहुत दिन से प्रक्रिया चल रही थी, 2 दशक से प्रक्रिया चल रही थी। प्रधानमंत्री महोदय, 2 दशक से चल रही थी, हमें भी मालूम है, लेकिन आप विरोध कर रहे थे इसका। पिछली सरकार लाना चाही थी, आप लोगों ने नहीं लाने दिया। प्रमाण है इसके, पूरा देश जानता है। आपके 2 मंत्रियों के तो भाषण है, मेरे पास वीडियो इस वक्त मौजूद है। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, स्वर्गीय जेटली जी, दोनों ने खुद के सीना ठोक के कहा था उस सरकार को, उस वक्त की सरकार को, कि नहीं, ये व्यवस्था हम बंद नहीं होने देंगे। वर्तमान व्यवस्था जो किसान की है वो कभी हम बंद नहीं होने देंगे। अगर मंडियां खत्म हुई तो केस बर्बाद होगा। उन्होंने ये भी कहा, आपके एटीएम तो आ गए हैं बैंकों के, लेकिन आड़ती जो है वो किसान का कुदरती एटीएम है। जब भी किसान को पैसे की जरूरत होती है वो आड़ती से जाकर पैसा लेते हैं, वो कुदरती एटीएम है। यहां तक कहा है। तो प्रधानमंत्री महोदय अपने अंदर झांकते नहीं है। आप इनकी कितने भी स्टेटमेंट 2013 की 14 की सुन लीजिए, एक भी बात इनकी सच नहीं है, सारी उल्टी है। पहले जो कहते थे आज उसका उल्टा कहते हैं। तो हमने तो इनका मीनिंग निकालना शुरू कर दिया। जो भी कोई प्रधानमंत्री महोदय स्टेटमेंट कुछ भी देते हैं, हम उसका उल्टा कर देते हैं। अगर वो कहेंगे हम नौकरी देंगे तो हम उसका उल्टा करते हैं कि वो छीनने के लिए कह रहे हैं। अब यही हो रहा है, ये आज देश हो रहा है। इन्होंने कहा था हम काला धन, देखिए प्रधानमंत्री महोदय जब ये पीएम कैंडिडेट चुने गए थे 13 सितंबर 2013 को, इनकी पहली रैली रेवाड़ी में थी। रेवाड़ी में 15 सितंबर को मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों उस रैली में हाजिर थे। स्टेज के सामने, स्टेज पर हम नहीं थे, हमारे कुछ जनरल स्टेज पर बैठे थे, स्टेज के सामने पहली लाइन में हम बैठे थे। बहुत कुछ बातें कही, 3 बातें जो मुख्य थी, इन्होंने सबने कहा है कि आज तक की आपकी, यानी उसको वो जो रैली थी वो भूतपूर्व सैनिकों की थी। प्रधानमंत्री महोदय ने सबकी तरफ इशारा करके कहा, आज तक की सभी सरकारों ने आपके वोट बैंक को मिसयूज किया है। मेरी सरकार बनाइए, मैं आपकी 1 रैंक 1 पेंशन जो 45-40 साल से पेंडिंग है, मैं विदिन 100 डेज उसको दूंगा, 100 दिन के अंदर मैं दूंगा। ये प्रधानमंत्री महोदय, आज भी आप देखिए मोदी स्पीच ऑन 15 सितंबर 2013 आप डालिए, यूट्यूब पर मिलेगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि कोई काला धन लाना नहीं चाहता है, लेकिन कुर्सी लेने के लिए सभी बोलते हैं हम काला धन लाएंगे, कोई नहीं लाएगा। अगर हमारी सरकार बनी 100 दिन में हम काला धन लाएंगे और 15-20 लाख रुपया सबके खाते में आएगा। 15 नहीं बोला उन्होंने, 15-20, आप चेक कर लीजिए, यूट्यूब पे मिल जाएगा। 15-20 दोनों शब्द हमने खुद सुना अपने कानों से। 15-20 लाख सबके खाते में आएगा। क्या काला धन आया? क्या 15-20 लाख आने की बजाय लोगों के नुकसान हुए हैं? और काला धन आया नहीं और चला गया। नोटबंदी जो की थी, ये देश जानता है किसने की थी, कितनी मौतें हुई उसमें, कितने भाई बर्बाद हो गए, कितने व्यापार बर्बाद हो गए। वो नोटबंदी केवल अपनों के लिए की थी इन्होंने, जो इनके चहेते थे, उनके काले धन को सफेद किया है। आप चेक करा लीजिए, बाहर का जो काला धन पहले था और इनके टाइम में जो हुआ है, कितना बढ़ गया, वो कितना बढ़ गया। इन्होंने अपने चहेतों का काले धन को सफेद किया था। इसके अलावा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा था, ये तीसरा पॉइंट, इसका जो 3 में तो मैं कह रहा हूं, उन्होंने ये भी कहा था पाकिस्तान वाले हमारे सैनिकों के सर कलम करके ले जा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री महोदय उनके साथ बिरयानी खा रहे हैं। ये शब्द है, रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डेड है। मेरी सरकार बनाइए, 1 के बदले 10 सर लाऊंगा। पूरे देशवासियों को पता है, मेरे मीडिया भाइयों को पता है, क्या 1 के बदले 10 सर आए? इनके
कार्यकाल में जितनी शहादतें हुई हैं इतनी पहले कभी नहीं हुई है, कहीं ज्यादा हुई इनके कार्यकाल में, कहीं ज्यादा। पुलवामा में देखिए, और पुलवामा के हमले के बारे में मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा, बहुत गंभीर साजिश है उसके अंदर। आज तक सरकार ने जांच नहीं कराई है, आज तक कोई जांच नहीं हुई इसकी। क्यों, क्या कारण है? मैं यहां से आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा, आप जांच कराइए और जो दोषी है उनको सजा दीजिए। कौन दोषी? इसमें एक गंभीर साजिश है। इससे पहले प्रधानमंत्री महोदय ने 2016 में एक नया शब्द ये प्रयोग किया था, नया शब्द लाए थे, ये पूरे देश में पहली बार सुना था, सर्जिकल स्ट्राइक। 2016 सितंबर में आप सब ने सुना, मीडिया भाइयों ने, आप लोगों ने चैनल पर दिखाया है, अखबारों में निकला है, सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार सुना और देश गर्व से हो गया। क्योंकि दुख की बात है, हमारे यहाँ ना आंख बंद करके अंधभक्ति करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इंडिविजुअल से नहीं, व्यक्ति से नहीं, देश से प्यार करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अच्छा है हम उसको अच्छा कहें, गलत को हम गलत कहें, इतनी हिम्मत होनी चाहिए हमारी। हम व्यक्ति पूजा में चले जाते, ये दुखद है। और जब इनसे कहा, यानी कुछ लोग, अरे कितने बहादुर प्रधानमंत्री हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, मैं उस सेना का हिस्सा रहा हूं, जब भी जरूरत होती है हम लोग करते रहे हैं। ये नई बात नहीं थी, हम लोग करते, ये चीजें बाहर नहीं आती। मैंने तो उस वक्त के सेना अध्यक्ष को लिखा था कि प्रधानमंत्री महोदय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए, ये हमारी सीक्रेट से अंदर की सेना की, बाहर नहीं आनी चाहिए। ये देश बेशक हमारा है, सब कुछ है, मगर कुछ सेना की जो सीक्रेट होती है वो कभी देशवासियों के सामने नहीं लाई जाती, क्योंकि उनको मोर्चा फतेह करना है, वो कैसे करना है वहां की प्लानिंग होती है। ये चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए। प्रधानमंत्री महोदय उसको बाहर लाए, सुरक्षा का इन्होंने कानून तोड़ा, बहुत गलत है, बहुत दुखद है। तो इस तरीके से ये तीन तो मेन बातें थी। लेकिन इसके बाद जो भी इन्होंने कहा है, कितनी बातें हैं, सब झूठ साबित हुई हैं। इनके आज जो वर्तमान गृह मंत्री महोदय हैं, उस वक्त पार्टी अध्यक्ष होते थे, एक आइटम के लिए तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान रैली में कहा है, जब मीडिया ने पूछा कि आपने 15-20 लाख देने की बात कही थी काला धन ला के, उन्होंने कहा है, साफ कहा है, वो जुमला था। तो क्या जुमले सुन के सरकार बनेगी हमारी? इनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। मैं माननीय न्यायालय से अपील करूंगा, इनके ऊपर रोक टोक होनी चाहिए। जो भी वायदे किए जाते हैं वो रिकॉर्डेड होने चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई नहीं पूछता हमारे देश में, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। 2019 के चुनाव, मैंने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद फेसबुक पर लिखा था, आर्टिकल लिखा था, जो भाई मेरे साथ जुड़े हुए थे उनको पता है। मैंने कहा इस सरकार के पास करने के लिए कुछ नहीं है, ये 2019 के चुनाव से पहले भी ऐसी ही कुछ करेंगे, मैंने उसने लिखा है। मैं जोशी नहीं हूं, लेकिन मुझे महसूस हुआ था, मैंने लिखा। और जो मेरे साथ रेगुलर जुड़े हैं सर भी बोल आए हैं, अरे सर आपने तो बड़ी जबरदस्त भविष्यवाणी की, और वो वही हुआ है, जो मैंने उसमें लिखा वही हुआ है। 2019 के चुनाव से पहले वही सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, सबने देखा है। बहुत दुखद है ये बहुत दुखद है। तो कहने का मतलब यह है कि वर्तमान जो सरकार है, ये हमारे देश में सबसे गैर जिम्मेदार सरकार साबित हुई है, सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। ये देखिए, एक तो ईवीएम का हो गया, ईवीएम से सरकार बना रहे हैं। दूसरा, एक भयंकर खेल और खेलते हैं हमेशा, वोट नहीं मिली कोई बात नहीं है, ये तुरंत एमएलए खरीद लेते हैं, ये व्यापार करते हैं तुरंत। एमएलए के पास पैसा कोई कमी नहीं है। भारतवर्ष में जितना पैसा है, आधा पैसा अकेले इस पार्टी के पास है। 800 करोड़ का मुख्यालय दिल्ली में बनाया है। अब देखिए, किसानों के जो लंगर चल रहे हैं, एक भाई है सरदार जी, मैं नाम भूल गया, शायद अमर सिंह नाम है, कोरोना के टाइम, इस महामारी के टाइम पर उन्होंने फ्री लंगर लगाया था, लाखों लोगों को खाना खिलाते थे। और सरकार के आदमियों के मुंह से मैंने कई बार सुना है उनकी तारीफ करते हुए कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वही सज्जन अभी किसानों के लिए लंगर लगाया, वही सरकार जो पहले अच्छा कहती थी आज कह रही है पैसा कहां से आ रहा है, पैसा का। बहुत शर्म की बात है। अरे सरकार, अच्छे को तो अच्छा बोलो, उस टाइम तो शाबाशी दे रहे हैं, आज उसको पूछे पैसा कहां। मैं पूछता हूं सरकार से, 800 करोड़ कहां से लाए आपने मुख्यालय बनाया, कहां से लाए पैसा? पूरे देश भर में कितने ऑफिस बने हैं सबको पता है, वो पैसा कहां से आया बताइए सरकार। वो नहीं बताएंगे। कोरोना की आड़ में एक पीएम केयर फंड बना है, हजारों करोड़ उसमें आया है, कोई पूछ नहीं सकता इनसे, नहीं पूछ सकता। आप पूछेंगे आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा देशद्रोही। यानी देशद्रोही और देशभक्त का पैमाना शायद इन्हीं से सीखना होगा हमें, क्या पैमाना है देशभक्ति का। ये मुट्ठी भर लोग
आजादी का इतिहास किसी से छिपा नहीं है, पूरा देश जानता है। आजादी में इनका कोई योगदान नहीं था, कोई योगदान नहीं था। अंग्रेजों का साथ दिया इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। आज वो देशभक्ति का नाटक करते हैं, आज वो अपने आप को देशभक्त बोल रहे हैं और हमारे आप को देशद्रोही बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को, शर्म की बात है ये। देशद्रोही ये है जो सरकार में बैठे, क्योंकि पुराना इतिहास बताता है। मैं आज नहीं बता रहा हूं, पुराना इतिहास बताता है। इनके पुराने स्टेटमेंट देखिए, मैंने इनकी सारी स्टेटमेंट सुनी है, मैं उनको कलेक्ट कर रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं उनको। मैं उनको लेके आऊंगा, बंगाल की पवित्र भूमि पर लेके आऊंगा। मैं सुनाऊंगा आपको, एक तरफ वो चलेगी, एक तरफ ये चलेगी। इनको पता चलेगा इनकी औकात क्या है। मैं किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल ना मैंने कभी किया है, ना मैं कर रहा हूं, लेकिन वो देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। ये कृषि बिल क्यों वापस नहीं दे रहे हैं, क्या वजह है? ये देश नहीं चाहता तो तुम क्यों जबरदस्ती थोप रहे हो? माननीय न्यायालय से मैं फिर अपील करना चाहूंगा, प्लीज इनको कैंसिल कर दीजिए, वरना अब देखिए ये साजिश चल रही है। मैंने कल भी मेरा दिल्ली से फोन आया था, यहाँ इंटरव्यू मेरा करीब पौना घंटा इंटरव्यू हुआ था, मैंने उसमें भी कहा है ये साजिश कर रहे हैं सरकार कि हम इनके ट्रैक्टर को दिल्ली में नहीं आने देंगे। मैंने उनसे निवेदन किया है, ऐसी भूल मत करना, मत रोकना, क्योंकि ट्रैक्टरों के ऊपर तिरंगा लहराता हुआ आएगा, तिरंगा लहराता हुआ आएगा। आप तिरंगे को रोकने की कोशिश मत करना सरकार, इससे गंभीर और कुछ नहीं हो सकता है। आप तिरंगे को हाथ नहीं लगाना, तिरंगे को चुनौती नहीं देना। तिरंगे की क्या वैल्यू है ये हम समझते हैं, सैनिक समझते हैं। देखिए जब तिरंगा लहराता है तो कई भाई बहन हमारे कहते हैं कि हवा जब चलती है तो तिरंगा लहराता है। नहीं, हमारा जब सैनिक सांस लेता है, कुछ शहीद हो गए हैं, आजादी दिलाते दिलाते शहीद हो गए हैं, कुछ सैनिक जिंदा हैं। जब वो सांस लेता है उसके सांस से तिरंगा लहराता है, हवा से तिरंगा नहीं लहराता है, उस सांस से लहराता है। और उस तिरंगे का मान नेताजी भली भांति समझा के गए हैं। तिरंगे का क्या मान है, वो हमें मान तिरंगे का कम से कम रखना होगा। हम तिरंगे पर आंच नहीं आने देंगे, तिरंगे पर आंच नहीं आने देंगे। मैं समझता हूं अगर हम इस काम में कामयाब हुए तो शायद यही हमारे महान शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यही गुरु रविंद्रनाथ जी की भावनाओं का भारत कहलाएगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी का भारत कहलाएगा, उनके सपनों का भारत कहलाएगा। और यही जो भारत बनेगा वो हमारे महान शहीदों के सपनों का भारत होगा। ये मैं समझता हूं आजादी के बाद 73 साल में शायद ये पहला मौका होगा। अगर मेरे बंगाल के भाई बहनों ने मेरी अपील को मंजूर कर लिया स्वच्छ राजनीति का, तो ये पहला मौका होगा जो कि विधानसभा में जनप्रतिनिधि चुन कर जाएंगे, पार्टी प्रतिनिधि नहीं। कहीं भी लिखे नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं कि हम पार्टी बनाने के हक में नहीं थे, सैनिक हक में नहीं थे। हमारे संविधान में एक शब्द भी कहीं नहीं लिखा पार्टी का, एक शब्द भी पार्टी के बारे में नहीं लिखा है, केवल उसमें लिखा है मतदाता और उम्मीदवार। तो हम लोगों ने संविधान को पढ़ा और हर सरकार कहती है, हर पार्टी कहती है कि हम संविधान के हिसाब से देश को चला रहे हैं। अगर सचमुच संविधान के हिसाब से देश चलता तो सरकार भंग होनी चाहिए थी, क्योंकि पार्टी का नाम कहीं भी नहीं है। हम लोगों ने इस बात को गंभीरता से लिया। अगर संविधान में पार्टी का नाम नहीं है तो पार्टी क्यों है, हम उनको खत्म कराएंगे। तो हमने पार्टी को खत्म करने के लिए एक एनजीओ रजिस्टर किया, मतदाता जागृति संगठन। मेरी पत्नी संतोष मलिक उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छा काम कर रहा है वो। हम मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं, उनको उनके मत के अधिकार के बारे में बता रहे हैं, उनके अधिकार के बारे में बता रहे हैं। और उनसे हम कह रहे हैं कि मैं आपको कुछ ही बातें और करके मैं जल्दी खत्म करूंगा, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, मैं नमन करता हूं एक बार फिर से। उनकी पवित्र भूमि पर आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, आप सब भाई बहनों के दर्शन हुए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा है। मैं जो भी बात कहूंगा दिल से कहूंगा, आत्मा की गहराई से कहूंगा, दिखावे के लिए कभी नहीं कहूंगा। जो कहूंगा उसमें कायम भी रहूंगा। इन सरकारों की तरह मैं नहीं कहूंगा कि मैंने ऐसा नहीं बोला था, ये जुमला था, मैं कोई जुमला नहीं कहूंगा। जो कहूंगा सच कहूंगा। मैंने कुछ एक 2-4 पॉइंट है, कुछ एक को बता दिया आपको, कुछ एक चीजें देखिए। इन्होंने ये जो लॉकडाउन के टाइम में एक डायलॉग एक बनाया, इन्होंने एक फ्रेज दिया, सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग
क्योंकि ये सरकार का मानसिकता और सोशल डिस्टेंसिंग के शब्द से झलकती है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है सामाजिक दूरियां। हमें सामाजिक दूरियों की जरूरत नहीं थी, हमें शारीरिक दूरियां करनी थी। सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग सिखाया। फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए था, सोशल डिस्टेंसिंग बताया है। इसका मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं है वहां, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अगर पढ़े लिखे होते तो इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग बताते। पूरे देश में सोशल डिस्टेंसिंग, एक बार जो शब्द निकल गया वही चल गया बार बार। तो ये उनकी मानसिकता झलकाता है कि वो सामाजिक दूरियां बनाने में यकीन करते हैं। वैक्सीनेशन निकला है, पता नहीं अलग अलग किस्म की बातें आ रही हैं, शायद वो खराब है, एक जगह बताते हैं कि मौत भी हुई है। तो मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आप वो वैक्सीनेशन सबसे पहले अपनी सरकार को लगाइए, अपने नेताओं को लगाइए, अपने सांसद और विधायकों को लगाइए। अगर वो ठीक ठाक रहे, बाद में जनता को लगाइए। आप जनता को क्यों शिकार बना रहे हैं? पहले आप लगाइए। उनको किसी ने बातें कही है, उन्होंने मना कर दिया। क्या इसके पीछे क्या है? कुछ तो सियासत है, कुछ तो चाल है। वो लगवाना नहीं चाहते और जनता को लगाना चाह रहे हैं। क्या कारण है? तो मैं ये आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा, पहले नेताओं को लगवाइए, सबको, जितने पॉलिटिशियन हैं, उसके बाद में जनता लगवाएगी। बंगाल के चुनाव होने वाले हैं, ये पवित्र भूमि पर भी चुनाव होंगे। मुझे डर लग रहा है कुछ ना कुछ ये कराएंगे, क्योंकि ये दिल्ली के चुनाव के टाइम में, दिल्ली विधानसभा चुनाव के टाइम दिल्ली में दंगे हुए थे, आप सबको याद है। उसी दिन ट्रंप साहब आए थे, उसी दिन दंगे हुए थे, इसी सरकार के कराए हुए थे, इसी पार्टी के कराए हुए थे, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे जहां तक ख्याल है, बाकी आप बंगाल के भाई हैं, कलकत्ते में रह रहे हैं, आपको ज्यादा पता है। मुझे ये सुनने में आया है कि वर्तमान में इस पार्टी के अध्यक्ष यहाँ कलकत्ता दौरे पर आए थे, उनकी गाड़ी पर अटैक हुआ था। देखिए, मैं प्रमाण मेरे पास नहीं है, मुझे कई जगह से पता चला है इसी पार्टी के लोगों ने खुद वो अटैक को अंजाम दिया और दूसरी पार्टी को बदनाम किया, ऐसा मैंने सुना है। मुझे नहीं मालूम ये सच क्या है, मैं यहाँ नहीं था, आप तो यहाँ थे, आपको पता है सच्चाई क्या है, लेकिन मैंने जो सुना मैं वो कह रहा हूँ। अक्सर ये लोग ऐसा करते रहे हैं, दंगे खुद करवाते हैं, दूसरों की आड़ में नाम दूसरों का ले लेते हैं। ये बहुत दुख है। फिजूल खर्ची, इस सरकार की फिजूल खर्ची इतनी ज्यादा है जिसकी कोई हद नहीं है। यानी ये कुछ भी देख नहीं रहे हैं, हमारे हार्ड एंड मनी को बर्बाद कर रहे हैं। अमेरिका में हाउडी मोदी, खूब पैसा लगा, नमस्ते ट्रंप यहाँ पर हुआ। अभी एक नया संसद भवन बनाने की पूरी माननीय न्यायालय ने भी परमिशन दे दी है। मैं भी माननीय न्यायालय से आपके माध्यम से अपील करता हूँ, वहां जाकर भी मैं अपील करूंगा कि इसको रोकिए, जरूरी नहीं है। पहले का जो संसद भवन बनाया है बहुत मजबूत है, अंग्रेजों का बनाया हुआ है। आज जो हमारी बिल्डिंगें बन रही है उससे कई ज्यादा मजबूत है। 93 साल में इसको, बाहर विदेशों में 300 साल से बिल्डिंगें अभी तक हैं, उसका क्या बिगड़ गया? और ये जो हमारे वर्तमान सांसद जो हैं, ये तो उसमें बैठने लायक भी नहीं है, क्योंकि केवल लड़ना है, झगड़ना है, उल्टे सीधे काम करने। इनको तो कोई तंबू में जगह दे देनी चाहिए। मैं समझता हूँ तंबू में, हमारा किसान बैठा तंबू में, तो ये क्यों नहीं बैठ सकते? ये क्या ऊपर से डायरेक्ट थोड़े गिरे हैं? ये भी हमारे बीच में से गए हैं, तो इनको बैठने में क्या दिक्कत है? वर्तमान संसद भवन नहीं चाहिए, 20,000 करोड़ रुपए की लागत से आगे हमें ये रोकना होगा। गरीब के सर पर छत नहीं है, गरीब को दो वक्त की रोटी नहीं है, तो इनको क्यों चाहिए नया संसद भवन? केवल अपने शौक के लिए। प्रधानमंत्री महोदय 8500 करोड़ का जहाज लिया है, क्यों? वर्तमान जहाज ठीक नहीं है क्या? उसमें नहीं चल सकते। ये नाजायज खर्चे मैं आपको बता रहा हूँ। रफाल का सौदा हुआ है, रफाल का सौदा देखिए, इस देश में बोफोर्स सौदा हुआ था, जोर शोर से यही लोग चलाए थे। मैं मना नहीं कर रहा हूं, जरूर हुआ होगा कब्जा, लेकिन ये रफाल का उससे कहीं भयंकर सौदा है, लेकिन बोला के नहीं आने देगा। ये तानाशाह है, तानाशाह तरीके से मना कर रहे हैं। जो बोलता है वो देशद्रोही हो जाता है, वो बलि का पक्का बन जाता है। मगर हमें चिंता नहीं है, हम देश के सैनिक हैं, सैनिक रहे हैं, देश की रक्षा करते रहे। हमें अगर हम सच्चाई कहने से कभी नहीं चुकेंगे। और मैं और मेरी मिसेज जब घर से निकलते हैं, हम दोनों कहते हैं, अपने बच्चों को भी कह रखा हमने, बच्चों को भी कह रखा है। 2 बेटियां हमारी, एक बेटा था, वो आज दुर्भाग्य से नहीं है इस दुनिया में। 14 साल पहले, 30 साल की उम्र में, वो आज ही के दिन हमको छोड़ के चला गया। आज के दिन स्वर्गवास हुआ था। विवेकानंद जी का जन्मदिन है, हमारे बेटे की आज का शहादत दिवस है। आज बेटियां हैं, हमें उनकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी अगर तकलीफें हैं, उनको हम ध्यान देंगे तो केवल वहीं तक हम सीमित रहेंगे। हम चाहते हैं 140 करोड़ लोग, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे जो हैं, हम सबका ध्यान करेंगे, तो उसी के बीच में हमारी बेटियां भी आएंगी, उनकी भी अपने आप रक्षा हो जाएगी। हम वो मकसद लेकर चल रहे हैं। और बहुत सारे हैं, और बहुत सारे
सैनिकों की एक वन रैंक वन पेंशन थी, इन्होंने वायदा किया था 100 दिन का, 100 दिन, 200 दिन, 300 दिन, 400 दिन सैनिकों ने इंतजार किया, नहीं दिया। सैनिकों ने फिर जाकर के भूख हड़ताल कर दी, तब इन्होंने दिया है, लेकिन वो भी नकली दिया है, वो पूरी तरह से नहीं दिया है। इसके बाद देखिए कितनी घिनौनी हरकतें। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा की जो कहा था इन्होंने, महिला सुरक्षा के लिए, महिला सुरक्षा क्या हालत है जेल में आप सब जान रहे हैं। और जितने कांड हो रहे हैं, जितने रेप केसेज हो रहे हैं, ज्यादातर में इनके नेता शामिल हैं, ज्यादातर में इनके नेता शामिल हैं। डूब मरने की बात है ये सरकार के लिए, इस पार्टी के लिए डूब मरने की बात है। ये क्या शिक्षा दे रहे हैं? संसद में जितने बैठे हैं सबसे ज्यादा कर्म इसी पार्टी के हैं। दुखद है, बहुत दुखद है, ऐसे लोग वहां बैठने लायक नहीं है। अब प्रधानमंत्री महोदय लंबी लंबी गाड़ी पर आ रहे हैं आज तक, शायद वो टैगोर साहब का सपना देख रहे होंगे, टैगोर साहब बनने का कोशिश करें। मैं कहूंगा टैगोर साहब आप बनिए, बहुत अच्छी बात है, उनकी दाढ़ी बनाइए, कोई नहीं, चरित्र पहला जरूरी है। टैगोर साहब के चरित्र को बनाइए, केवल गाड़ी से काम नहीं बनेगा, चरित्र। श्री राम मंदिर बना है, चलिए बनना शुरू हो गया, मैं मंदिर के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मंदिर अगर बन रहा है तो मंदिर के साथ श्री राम प्रभु के चरित्र को भी अपनाइए। क्या श्री राम प्रभु जनता को पीड़ा देते थे? क्या तकलीफ देते थे या तकलीफ हारते थे? ये तकलीफ दे रहे हैं, ये मंदिर की राजनीति करते हैं, वोट बैंक की। ये उनके चरित्र को कभी ना माना है, ना मानेंगे। अस्पतालों की हालत देखिए, अस्पतालों में आंख बंद करके बच्चे मर रहे हैं, कितनी लापरवाहियां हो रही है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, जब इन्होंने चार्ज लिया था वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय, कितने बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं। अभी हाल में एक केस और हुआ है, शमशान की छत गिर गई, शमशान घाट की, 27 लोगों की मौत होगी। देखिए एक नई ऐसी वर्ल्ड में धरती पर पहली बार घटना हुई है, जब कोई किसी भाई बहन की मृत्यु होती है तो मृत शरीर को हम शमशान में ले जाते हैं। पहली बार शमशान घाट से मृत शरीर को घर में लाया गया है, ये हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, पहली बार हुआ है, शमशान घाट से मृत शरीर को घर में लाया गया है। ऐसी घटना पहले नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने बोला जो भी दोषी है उसको सजा मिलेगी। मैं कहता हूं मुख्यमंत्री महोदय सबसे ज्यादा बड़े दोषी आप हैं, आप सरकार के मुखिया, आप दीजिए इस्तीफा, पहला केस आप पर चलना चाहिए। आपके नीचे हो रहा है भ्रष्टाचार, हो रहा है तो ऊपर के इशारे से होता है, ऐसे नहीं होता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।